of share application. Third is classification of share application. So our next step is share application and statement of share allotment. इसमें हम देखेंगे कि share allotment कैसे होता है. तो हमारा फर्स्ट स्टेप है कि the number of shares received in each category is compared with the number of shares to be allotted in that category. तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमने थर्ड स्टेप में देखा था कि क्लासिफिकेशन और शेयर एप्लीकेशन. तो उसमें क्या होता था कि ईच कैटेगरी का क्लासिफिकेशन होता था. हमने पहले देखा कि रिटेल इन्वेस्टर को 10% रिजर्वेशन था. तो एक एग्जांपल लेते हैं कि 5000 शेयर्स रिजर्व है रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए. किसके लिए? रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए 5000 शेयर्स रिजर्व है. अब जो एप्लीकेशन आई वो 6000 शेयर्स की आई. तो हमारा फर्स्ट स्टेप क्या बोल रहा है कि जो एप्लीकेशन आई है और जो रिजर्व है उसकी कंपैरिजन करना है. तो हमारे पास रिजर्व शेयर्स कितने थे? 5000 जो कि रिटेल इन्वेस्टर को देने थे. बट अब रिटेल इन्वेस्टर ने कितने शेयर्स के लिए अप्लाई किया है? 6000 शेयर्स के लिए. मतलब यहाँ पे क्या हुआ, हमने कंपैरिजन की तो एनालिसिस क्या आया कि 1000 शेयर्स एक्स्ट्रा एप्लीकेशन आई. 1000 शेयर्स एक्स्ट्रा एप्लीकेशन आई. ओके, तो अब क्या होगा कि 1000 शेयर्स जो एक्स्ट्रा एप्लीकेशन आई उसकी वजह से हमें शेयर्स का अलॉटमेंट किस बेसिस पे करना होगा? प्रोरेटा बेसिस में करना होगा. तो प्रोरेटा है क्या? ये न्यू वर्ड आया प्रोरेटा. तो अब प्रोरेटा अलॉटमेंट कैसे होगा? एक एग्जांपल ले लेते हैं कि एक रिटेल इन्वेस्टर था तो उसने 10 शेयर के लिए एप्लीकेशन दी थी. बट अब एप्लीकेशन हायर आई है, मतलब अलॉटमेंट प्रोरेटा के बेस में होगा. तो प्रोरेटा के बेस में उसको शेयर 8 मिले. तो ये हुआ प्रोरेटा अलॉटमेंट. तो इससे क्या होगा कि ये 6000 शेयर से कन्वर्ट होके 5000 हो जाएगा और 1000 शेयर्स का रिजेक्शन होगा. ओके, तो हमारा नेक्स्ट स्टेप आता है कि अलॉटमेंट इज फाइनलाइज्ड इन कंसल्टेशन विद कंपनी सेक्रेटरी, लीड मैनेजर टू द इश्यू एंड रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज. मतलब ये अलॉटमेंट जो होगा वो किसके फाइनलाइजेशन से होगा? कंपनी सेक्रेटरी, लीड मैनेजर एंड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द स्टॉक एक्सचेंज. मतलब जो अलॉटमेंट होगा वो किसके कंसल्टेशन से होगा? कंपनी सेक्रेटरी के, लीड मैनेजर के एंड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ स्टॉक एक्सचेंज. ओके, अब नेक्स्ट स्टेप है कि अब अलॉटमेंट होगा. तो अलॉटमेंट कैसे होगा? तो एवरी इन्वेस्टर को स्टेटमेंट ऑफ अलॉटमेंट दिया जाएगा. तो उसके लिए स्टेटमेंट ऑफ अलॉटमेंट प्रिपेयर किया जाता है. तो स्टेटमेंट ऑफ अलॉटमेंट जब प्रिपेयर किया जाता है तो उसमें कौन कौन की चीजें इंक्लूड होती है? तो फर्स्ट है नेम ऑफ द शेयर एप्लीकेंट, देन नंबर्स ऑफ शेयर टू बी allotted and then डीमैट अकाउंट नंबर. जो डीमैट अकाउंट का नंबर होगा वो, एंड डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट आईडी. तो 4 चीजें इंक्लूडेड है. नेम ऑफ द एप्लीकेंट, नंबर ऑफ शेयर अलॉटेड, डीमैट अकाउंट नंबर एंड डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट आईडी. तो डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट कौन होता है? वो मिडल मैन होते हैं कंपनी और शेयर एप्लीकेंट के बीच में. तो उनके थ्रू आप कंपनी से कम्युनिकेट करते हैं. तो जिसके थ्रू आपने कम्युनिकेशन की होगी उनकी आईडीज. तो ये सब चीजें इंक्लूडेड होती है शेयर अलॉटमेंट स्टेटमेंट में. ओके, अब नेक्स्ट है डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट आर इन्फॉर्म अबाउट द अलॉटमेंट एंड शेयर अलॉटेड आर credited to respective डीमैट अकाउंट ऑफ एप्लीकेंट. तो अब जब अलॉटमेंट हुआ कंपनी की तरफ से तो वो सब इंफॉर्मेशन किसे दी जाएगी? डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट को. इन्हें डीपी भी बोला जाता है.
डिपोजिटरी पार्टिसिपेंट को ये सब इंफॉर्मेशन दी जाती है। एंड शेयर अलॉटेड मतलब जितने शेयर जो एप्लीकेशन आई थी, अब जो शेयर अलॉट हुए हैं वो क्रेडिट कहाँ किए जाएंगे, आर क्रेडिटेड टू रिस्पेक्टिव डीमैट अकाउंट ऑफ एप्लीकेंट। तो एप्लीकेंट का जो अकाउंट होगा उसे अलॉटमेंट के बाद वो क्रेडिट किया जाएगा एप्लीकेंट को। ओके, अब नेक्स्ट है कि द ब्लॉक अमाउंट अंडर आस्पा नाउ ट्रांसफर टू एस्क्रो बैंक अकाउंट ऑफ अ कंपनी। तो हमने फर्स्ट स्टेप में क्या पढ़ा था, ओपनिंग ऑफ बैंक अकाउंट में अबाउट द आस्पा प्रोसीजर एंड एस्क्रो बैंक अकाउंट। एस्क्रो बैंक अकाउंट कौन ओपन करती है, तो कंपनी जो शेयर इश्यू करने वाली है वो एस्क्रो बैंक अकाउंट ओपन करती है। और आस्पा प्रोसीजर में क्या था कि जो एप्लीकेशन अमाउंट होगी वो एप्लीकेंट के अकाउंट में ही ब्लॉक हो जाएगी। तो आस्पा में हमने ये पढ़ा था। तो अब क्या होगा, जब शेयर अलॉटमेंट हो गया तो अब जो वो ब्लॉक अमाउंट होगी वो कंपनी को ट्रांसफर की जाएगी। तो फिर से देखते हैं, द ब्लॉक अमाउंट जो एप्लीकेंट के अकाउंट में ब्लॉक थी अंडर आस्पा प्रोसीजर, नाउ दिस इज ट्रांसफर टू एस्क्रो बैंक अकाउंट ऑफ अ कंपनी। जो कंपनी का एस्क्रो बैंक अकाउंट था उसमें वो अमाउंट चली जाएगी, बट कब, जब अलॉटमेंट हुआ उसके बाद ही, तब तक वो अमाउंट ब्लॉक ही रहेगी। तो अब क्या आता है कि एप्लीकेंट्स आर नाउ इन्फॉर्म अबाउट शेयर अलॉटेड और नॉट थ्रू SMS और ईमेल बाय स्टॉक एक्सचेंजेस और DPs। DP मतलब डिपोजिटरी पार्टिसिपेंट, मतलब जब अब अलॉटमेंट हो गया है तो एप्लीकेंट को शेयर मिले हैं या नहीं उसकी इंफॉर्मेशन SMS थ्रू और ईमेल थ्रू मिलेगी। किसके थ्रू से, स्टॉक एक्सचेंजेस और डिपोजिटरी पार्टिसिपेंट को। उनको मैसेज आ जाएगा कि जिन्होंने इन्वेस्ट किया होगा उनको मैसेज सेंड किया जाएगा। नाउ कंपनी अब किसे इन्फॉर्म करेगी अबाउट दिस अलॉटमेंट, तो रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज। हमने पहले भी देखा था कि रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज मतलब ROC, वो किसका हेड है, एवरी कंपनी का हेड होता है। कंपनी का हेड कौन होता है, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज। तो अब कंपनी शेयर अलॉटमेंट की इंफॉर्मेशन किसे देंगी, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज को। अब नेक्स्ट स्टेप ये है और नेक्स्ट पॉइंट ये है कि ये जो सारी एप्लीकेशन है, रिसीविंग ऑफ शेयर एप्लीकेशन, अलॉटमेंट ऑफ शेयर एप्लीकेशन, वो सारी प्रोसीजर कंपनी को ओनली 15 डेज के बीच में खत्म करनी है। कंपनी हैव टू कंप्लीट एंटायर प्रोसेस फॉर रिसीविंग शेयर एप्लीकेशन टू अलॉटमेंट एंड लिस्टिंग ऑफ शेयर्स ऑन recognized stock exchanges within 15 days as per guidelines of the SEBI। तो SEBI की गाइडलाइन के अकॉर्डिंग कंपनी को 15 डेज के अंदर ये सारी प्रोसीजर खत्म करनी होती है। तो ये सारा हमने देखा कि शेयर एप्लीकेशन के अंदर कौन कौन सी प्रोसीजर होती है। ओके।